हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 20, 21 और 22 नवंबर 3 दिन के करंट अफेयर्स जो हैं एक साथ डिस्कस करेंगे थ्रू 2021 क्वेश्चंस। ठीक है, सो वेलकम एवरीवन। ये हमारी प्रोफाइल है। मैं अविनाश मिश्रा और अंकुर आनंद सर हमारे साथ हैं। हम दोनों ने ही प्रीलिम्स जो है 5-5 बार क्लियर किया है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आप लोगों को बताना है कि ट्राइब्यूनल रिलेटेड जो है कौन कौन से आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कमेंट कीजिएगा जरूर। द एक्ट, पहला स्टेटमेंट, द एक्ट एम्पावर्ड द सेंटर टू अमेंड द लिस्ट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, कि आप लिस्ट ऑफ ट्राइब्यूनल अमेंड कर दो थ्रू अ सिंपल एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन, कि गवर्नमेंट के सीधा हाथ में है, पार्लियामेंट वगैरह का रोल नहीं है। इट रिक्वायर्ड दैट सर्च कम सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड ओनली वन नेम पर वैकेंसी टू इंश्योर जुडिशियल प्राइमेसी, कि एक ही नाम रिकमेंड करना है। थर्ड है, द एक्ट एबॉलिश्ड सेवरल अपेलेट ट्राइब्यूनल्स, कि मल्टीपल अपेलेट ट्राइब्यूनल्स को हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, इंक्लूडिंग फिल्म सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्राइब्यूनल एफसीएटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड। देन फोर्थ स्टेटमेंट, इट मैंडेटेड अ मिनिमम 5 ईयर टेन्योर, कह रहा है कि 5 साल का टेन्योर जो है मैंडेट किया फॉर ट्राइब्यूनल मेंबर टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन एडजुडिकेशन, की 5 साल का टेन्योर दिया है उन्होंने। ठीक है, अब ये द हिंदू की न्यूज थी, मल्टीपल न्यूज ने कवर किया था। तो टेक अ पॉज ऑफ 2-3 सेकंड है, मार्क योर आंसर। सो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, सो आपका जो पहला स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है, दीज टू स्टेटमेंट्स आर राइट एंड 2 and 4 इज इनकरेक्ट। सो यहाँ जो टेन्योर है ये 4 ईयर का है। होपफुली यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, और जो नाम है यहाँ पे वन नहीं, दो नाम सजेस्ट किए रहेंगे। ठीक है। Coming to question number 2, with reference to the Blue NDC challenge launched at COP30, consider the following statements. First, it aims to integrate ocean-based mitigation and adaptation measures into updated nationally determined contributions. Second, it is jointly led by France and Brazil, supported through an ocean task force to help nations embed marine solutions into 2030 climate plans. Third, the initiative focuses exclusively on blue carbon ecosystems such as mangroves and seagrasses as the primary mitigation pathway. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे फोकस करो। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, दैट एक्सक्लूसिवली फोकस करते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिर्फ ब्लू कार्बन इकोसिस्टम पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है, राइट। ये बस एक कंपोनेंट है ब्लू कार्बन, देयर आर टोटल 5 कंपोनेंट्स। तो करेक्ट आंसर विल बी B1 and 2। Now third question, with reference to dugong जो बोलते हैं जिसे, consider the following statement. Dugongs are the only strictly herbivorous marine mammals found in the world's oceans. In India, second statement, the largest stable dugong population is in Gulf of Kutch. Then third statement, dugongs play an important role in maintaining blue carbon ecosystems through their influence on sea grass dynamics. And then the fourth statement जो आपका कह रहा है, ये कह रहा है डुगोंग्स आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, सो पॉज लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ फोकस कीजिए, आपका यहाँ दिमाग जाएगा कि ओनली वाली चीज की वजह से ये गलत होगा, ऐसे ही होगा। सो डिस्पाइट इट इट इज हैविंग ओनली, कि भाई ये स्ट्रिक्टली हर्बिवोरस मैरीन मैमल है, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। अगर आपने गलत किया तो आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ओनली वाली चीज गलत नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बी सेंसिबल टुवर्ड्स अप्लाइंग सच लॉजिक्स। Coming to question number 4, with reference to the merit bugle receiving a GI tag, consider the following statements. First, a GI tag in India can be given only to agriculture products and not to manufactured goods. Second, the merit bugle tradition originated during the British era in the late 19th century. Third, the GI registry functions under the Ministry of Culture. Fourth, a GI tag grants exclusive rights to authorized users from the specific region। तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें लिखा है एक्सक्लूसिव राइट्स, तो दैट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन उसमें लिखा है ओनली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। बट यहाँ पर फर्स्ट गलत है एंड सेकंड सही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है।
तो जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 2, 3 एंड 4. तो बी 2, 4, and the third option is also wrong because it is not from Ministry of Culture, it is from Ministry of Commerce and Industry. So only 2, B will be the correct answer. यहाँ आपको समझना होगा, कहीं मतलब काफी जगह पे आपको नॉलेज होना जरूरी है। हर जगह आप ये लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते हो, एक्सक्लूसिव है नहीं है, काफी जगह नॉलेज क्रूशियल है। यहाँ मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि जीआई टैग के केस में ये बेनिफिट है। सो नॉलेज पे भी आप लोगों को काम करना है, सिर्फ लॉजिकल गेसिंग पे काम से नहीं चलेगा। नंबर 5वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द 1980s, 1980 नहीं कह रहा, 1980s, एंड इंक्लूड्स ड्राई टीक फॉरेस्ट, बैम्बू ब्रेक्स एंड मिक्स्ड डेसिडियस वेजिटेशन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर फोर हॉर्न एंटेलोप, दो स्लॉथ बियर्स आर एब्सेंट ड्यू टू अनसुटेबल टेरेन। कि कह रहा है कि फोर हॉर्न एंटेलोप जो हिरन वगैरह आप कह लो, और लेकिन स्लॉथ बियर कह रहा है वहां पे नहीं है। Then the third statement is the presence of a resident tiger indicates improvement in prey density and habitat stability within the sanctuary। अब आपको इसमें बताना है कि कितने स्टेटमेंट जो है इसमें वो करेक्ट है। ठीक है, सो टेक अ पॉज एंड देन मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो राइट है। ओके, टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। मेनली फेमस है ये स्लॉथ बियर के लिए, स्लॉथ बियर के लिए ये सुटेबल है और काफी फेमस है इसके लिए। ठीक है, फोर हॉर्न एंटेलोप भी वहां पे हैं, लेकिन वो प्राइमरी सिग्निफिकेंट उतना नहीं है जितना सिग्निफिकेंट आप कह सकते हो स्लॉथ बियर्स हैं इस एरिया में। Coming to question number 6, the PM Matsya Sampada Yojana includes provision for interest subvention and infrastructure financing through the Fisheries Infrastructure Development Fund. ये बजट में आया था. The Sustainable Harnessing of the EEZ Rules 2025 gave first priority to fish farmers producer organization for deep sea fishing access. Third, the Marine Fishery Census 2025 uses geospatial and mobile based tools like Vyas and Bharat apps to collect real time household level data. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, और इस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। जहां पे भी आपको दिक्कत हो उसे पॉज करके दोबारा स्टेटमेंट्स को आप पढ़ लीजिए और समझिए उन चीजों को। टू सेव द टाइम वी आर मूविंग बिट फास्टर। सातवां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज रीसेंट डिफेंस प्रोडक्शन ट्रेंड्स। की जो डिफेंस वाली चीजें हैं उसको लेकर जो ट्रेंड है। पहला स्टेटमेंट, इंडिया का टोटल डिफेंस प्रोडक्शन क्रॉस्ड 1.5 लाख करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिजिकल ईयर 2024-2025। कह रहे पहली बार ऐसा हुआ। एंड सेकंड ऑप्शन कह रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज मोर देन 24, 20 गुना से ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट हमारा डिफेंस का 2014 के बाद से। And the third statement is the private sector. Private sector currently accounts for more than one third of India's defense production. कहने का मतलब यह है कि 33% से ज्यादा कह रहा है डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। यहाँ फोकस कीजिए, एक तो कह रहा है 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है 33% ज्यादा हो गया है, और ये पहली बार हुआ है। तो अपने आप में थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज ना हो तो यहाँ पे क्या है, आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये अराउंड 23% के आसपास इनका नंबर है। ओके, और ये राइट है, 20 गुना से ज्यादा हमारा जो है एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो इसको आप याद रखना, काफी क्रूशियल है इस साल के लिए ड्यू टू डिफेंस रिलेटेड इश्यूज दिस ईयर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू द हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, it focuses primarily on the construction of new toilets in rural areas. Second, it emphasizes aesthetic upgradation and maintenance of existing rural toilets. Third, it involves community participation through youth groups, schools and sanitation workers. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू टॉयलेट्स, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे फोकस किस पे है, फंक्शनलिटी पे, रिपेयर पे एंड सस्टेनेबिलिटी पे, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो बी 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। देन आज का नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछता रहा है, सो इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली established टू लोकेट कोल रिसोर्सेज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवेज। कि इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश एरा में बना होगा ये।
देन जीएसआई फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है। देन थर्ड ऑप्शन इज जीएसआई मेंटेन्स इंडियाज नेशनल जियो साइंस रिपोजिटरी। बिट इजियर क्वेश्चन यू कैन से, आप पॉज लीजिए और देन मार्क योर राइट आंसर व्हाट यू फील। देन इसका जो राइट आंसर है इट इज 1 एंड 3। सेकेंड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। Coming to question number 10, with reference to the Indian Meteorological Department criteria for declaring a cold wave, consider the following statement. First, in the plains, a minimum temperature of 10 degrees Celsius or less with a negative departure of minus 4.5 degrees Celsius to minus 6.4 degrees Celsius qualifies as a cold wave. Second, a minimum temperature of 4 degrees Celsius or below in the plains is treated as a cold wave even without considering departure from normal. Third, for coastal regions, a cold wave may be declared even when the minimum temperature is above 15 degrees Celsius, as long as the departure is minus 4.5 degrees Celsius or lower. Fourth, a cold wave must be observed at a minimum of 3 stations for at least 2 consecutive days in a given region. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोग देखो कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बोला है मिनिमम ऑफ 3 स्टेशन, दैट इज इनकरेक्ट। ये 2 स्टेशन, 2 स्टेशन पे हमें जो आईएमडी है वो मॉनिटर करती है फॉर 2 consecutive days टू ऑब्जर्व द कोल्ड वेव। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 1, 2 एंड 3। इस वाले क्राइटेरिया को एक तरह से मगअप कर लेना। इस साल ऐसे भी कह रहे हैं कि कोल्ड ज़्यादा पड़ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये 10 डिग्री टेम्परेचर हो या साथ में ये क्या है 4.5 से 6.5 डिग्री टेम्परेचर वेरिएशन हो, मतलब वेरी किया हो। लेकिन अगर 4 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, कई बार दिल्ली वगैरह में होता है 4 डिग्री से टेम्परेचर कम चला गया, तो वेरिएशन से ही फर्क नहीं पड़ता, इतना ही काफ़ी है कोल्ड वेव डिक्लेयर करने के लिए। सो पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना आप लोग। ओके, सो द राइट आंसर एज सर एक्सप्लेन्ड इज 1, 2 एंड 3। विद रेफरेंस टू द, ये 11वां क्वेश्चन है, सेकंड रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट RODHS 2025 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय इंडिया, WHO, सीरो एंड यूनिसेफ टू प्रमोट स्टैंडर्ड्स बेस्ड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम्स इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। कह रहा है ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये जॉइंटली कर रहे हैं इंडिया के साथ। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समिट, जो की ऑब्जेक्टिव है दैट इज adoption of fast healthcare interoperability resources स्टैंडर्ड एंड ओपन APIs की जो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ानी है सबके बीच में, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, वो चीज का इसका गोल है। थर्ड ऑप्शन इज सबमिट फोकसेस ओनली ऑन पब्लिक सेक्टर डिजिटल हेल्थ टूल्स एंड एक्सक्लूड्स प्राइवेट हेल्थ इनोवेटर्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन। कह रहा है प्राइवेट सेक्टर को जो है ये हटा देता है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का फोकस है। तो 5-10 सेकंड का पॉज लीजिए, पढ़िए स्टेटमेंट को दोबारा एंड मार्क योर आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है किसी पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर वाले को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, उनका इनोवेशन वाली चीज को भी यूटिलाइज किया जाएगा, जैसे गूगल है, आपका नीरम AI है, इस तरह की चीजें जो है। सो ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। Coming to question number 12, consider the following statements regarding the index of 8 core industries. First, the index of 8 core industries is released every month by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. Second, the 8 core sectors together have a combined weight of 40.27 in the index of industrial production. Third, the base year of the ICI is 2012, aligned with the base year of National Accounts and IIP. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है फॉर प्रीलिम्स, तो ये आपको पूरी तरीके से रट लेना है। एंड तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालते हैं 40.27 जो है वो आपका कंबाइंड वेट है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। थर्ड जो है बेस ईयर, दैट इज 2011-12, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो तीनों ही सही है, सी, ऑल थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। Then moving to the next question. 13th, consider the following statement regarding सागर कवच। होपफुली आप लोगों को पता है, सुना है आपने इसके बारे में। It aims to validate SOPs for standard operating procedure for coastal security and checks preparedness against seaborne intrusions and sabotage। आपको पता होगा 2008 के जो अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, वो सी के थ्रू ही हुआ था। उसके बाद से और ज्यादा फोकस बढ़ गया है हमारा इस प्रिपेयर्डनेस को लेके।
And second option is it integrates both surface and aerial surveillance assets for coordinated response, कि भाई पानी में और एरियल हम दोनों तरह से सर्वेलेंस करेंगे. एंड थर्ड ऑप्शन इज इट इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली. नाउ इस तरह की चीजों फोकस करना आपको बिटवीन द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. अब जब हमें अपने कोस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो क्या सिर्फ यही दो लोग होंगे या और भी ऑर्गेनाइजेशंस का इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट होगा. सो टेक 5 seconds ऑफ पॉज एंड देन मार्क योर व्हाट यू फील द राइट आंसर. इसका जो राइट आंसर दैट इज 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट. और भी इंस्टीट्यूशन जो उनका एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड ओनली. Coming to question number 14, with reference to the Colombo Security Conclave, consider the following statement. इस तरह के IR grouping UPSC ने पूछना स्टार्ट कर दिया है, and that is very important for your UPSC prelims. The CSC originated as a trilateral maritime dialogue among India, Sri Lanka, and Maldives. Second, Bangladesh and Mauritius are both full members of the CSC as of 2025. Third, Seychelles became a full member of the CAC for the first time in 2025. तो पॉज करके मार्क करेंगे आप लोग क्या करेक्ट आंसर है. ठीक है, और यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है. ये पहला ट्राइलेटरल स्टार्ट हुआ था 2011 में बिटवीन इंडिया, श्रीलंका, मालदीव. सेशल्स इज द न्यूएस्ट ज्वाइनी इन 2025 and Mauritius became the member in 2022, Bangladesh in 2024. So D 1 2 3 is the correct answer. In the 15th question, consider the following statement regarding India's labor code. काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. इंडिया का लेबर कोड को लेकर अभी नोटिफिकेशन आया है. Notifies 4 new labor codes. The code on wages introduces a universal minimum wage applicable to both organized and unorganized workers. कि कह रहा है दोनों ही सेक्टर, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड हो, दोनों के लिए ही ला दिया है यूनिवर्सल मिनिमम वेज. देन आप सभी लोग बताइएगा व्हाट इज मिनिमम वेज. कमेंट में आप लोगों को बताना है व्हाट इज मिनिमम वेज. सो सेकंड स्टेटमेंट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड establishes a reskilling fund that provides 30 days wages to retrenched workers. की स्किलिंग के लिए जो है 30 दिन का वेज देते हैं. ठीक है, रिस्किलिंग फंड रहता है इसमें. देन थर्ड ऑप्शन इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सटेंड्स ईपीएफ एंड ईएसआईसी कवरेज टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑटोमेटिकली. कह रहे ऑटोमेटिकली जो है वो उनको एक्सटेंड हो जाएगा. देन द फोर्थ ऑप्शन इज ओएसएच एंड डब्ल्यूसी कोड मैंडेट्स, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाली चीज है, मैंडेट सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल रिटर्न फॉर एस्टेब्लिशमेंट. तो कह रहा है सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल रिटर्न जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काफी है. तो पॉज लीजिए एंड मार्क योर राइट आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आपका पहला जो है दिस इज करेक्ट कि दोनों ही के लिए अप्लाई होगा. जो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सिंगल रजिस्ट्रेशन इज इनफ. यहाँ पे रिस्किलिंग फंड तो है लेकिन 30 दिन नहीं है, 15 दिन के लिए है. कि इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये आपका ईपीएफओ में भी इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, एंड देन दिस वन इज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड. ठीक है, इसके लिए हमें स्कीम को नोटिफाई, नई स्कीम को नोटिफाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा ये. Coming to question number 16, consider the following statement regarding Juvenile Justice Board. First, JJBs are statutory bodies established under the Juvenile Justice Act 2015 to handle cases of children in conflict with law. Second, nearly 1/4 of all JJB in India are not fully constituted, indicating significant staffing gaps. Third, Odisha record one of the lowest pendency rate while Karnataka has among the highest. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग. ठीक है, अभी आप लोग फोकस करो कि इन बिटवीन ओडिशा एंड कर्नाटका विच इज कंसिडर्ड अ मोर डेवलप्ड स्टेट. अगर आप डेवलपमेंट के ब्रॉडर पैरामीटर्स को देखोगे तो कर्नाटका इज कंसिडर्ड एज मोर डेवलप्ड स्टेट देन ओडिशा. अगर वो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है तो वहां पे चांसेस हैं, राइट, दीज आर द चांसेस दैट पेंडेंसी जो है वो कम होगी. सो दैट इज द केस. ओडिशा हैज द हाईएस्ट पेंडेंसी एंड कर्नाटका हैज द लोएस्ट पेंडेंसी. कॉमन सेंस लगाना था एंड ओनली टू बी इज द करेक्ट आंसर. Then 17th question, consider the following statement regarding the Inland Waterways Authority of India. तो कह रहा है कि जो IWAI है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, established under the Act of Parliament in 1985 and became operational in 1986. कि 85 के एक्ट के थ्रू आया था ये. Then National Waterway 2 on ब्रह्मपुत्रा connects धुबरी to सदिया. ठीक है, तो धुबरी टू सदिया को कनेक्ट करता है. सर्व एज द प्रिंसिपल इनलैंड वाटरवे फॉर असम.
देन थर्ड ऑप्शन कह रहा है IWAI इज हेडक्वार्टर्ड इन पटना विद रीजनल ऑफिस इन नोएडा, कोलकाता एंड गुवाहाटी। तो आप पॉज लीजिए एंड देन मार्क योर आंसर इन योर A4 शीट और मार्क शीट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दैट इज 1 and 2। तो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। थर्ड इनकरेक्ट है। होपफुली आपने ये गेस कर लिया होगा, पटना नहीं है इसका, नोएडा इज द आंसर। पटना में इसका रीजनल ऑफिस है, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। Coming to question number 18, with reference to the zinc ion battery breakthrough developed by CENS, consider the following statement. First, zinc ion batteries use non flammable aqueous electrolytes, making them inherently safer than lithium ion batteries. Second, the electrochemical activation process modifies V2O5 to create defect rich zinc V2O5, improving ion transport and energy density. Third, ZIBs rely on scarce critical minerals such as cobalt and lithium, making them costlier than current lithium ion system. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा टेक्निकल है इसके ऑप्शंस, बट जब आप थर्ड ऑप्शन पे फोकस करोगे और इसमें देखोगे कि ये रिलाई करते हैं क्रिटिकल मिनरल सच एज कोबाल्ट एंड लिथियम, तो ये गलत है। ये टोटली अवॉइड करते हैं लिथियम एंड कोबाल्ट को, एंड जो जिंक है जो बहुत एबंडेंट है और बहुत सस्ता है उसको यूज करते हैं ये, ठीक है। सो इफ थ्री थर्ड इज इनकरेक्ट तो A1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड दिस ईयर जिंक आयन बैटरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पॉल्यूशन। नाइनटीन क्वेश्चन आज का। Consider the following statement regarding CISF. CISF is a central armed police force created by an act of parliament. Important है इस साल के लिए। आपको दिल्ली में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, अटैक हुआ दिल्ली मेट्रो के पास हुआ, तो इंपॉर्टेंट है CISF इस साल के लिए। It is responsible for providing security to airport, metro systems, strategic installation, and now also functions as a safety regulator for seaports. Third option is the CISF operates as a स्पेशलाइज्ड फायर विंग। कह रहा है उनके पास एक स्पेशलाइज्ड फायर विंग है डेडिकेटेड टू इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड इमरजेंसी रिस्पांस। तो पॉज लीजिए, सोचिए इसके बारे में और मार्क योर आंसर। सो राइट आंसर जो है इसका ऑल थ्री, तीनों ही स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पहली बार प्राइमा फेसी पढ़ के भी आपको लग रहा होगा कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में कवर्ड था ये। Coming to question number 20, it was created. Consider the following statement about the G20. G20 summit चल रहा है न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। It was created as a response to the Asian financial crisis and initially functioned on the level of finance ministers and central bank governors. Second, the first G20 leaders summit was held to respond to the global financial crisis of 2008. Third, the G20 agenda has remained limited to macroeconomic coordination and does not include issues such as climate change और डिजिटल गवर्नेंस। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग करेक्ट आंसर को, ठीक है। आप जब फोकस करोगे थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ लिखा है लिमिटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक, और जब भी आप देखते हो जो इंगेजमेंट होती है लीडर्स की, वो हर जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है, वेदर इट इज क्लाइमेट, एनर्जी, इकोनॉमी, हेल्थ, फूड, सब पे डिस्कस करते हैं, तो लिमिटेड नहीं होता है। थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर थर्ड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो दो ओनली टू बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फाइनली आप लोग यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो यू विल गेट गुड रिवॉर्ड इन प्रीलिम्स। ओके, अगर आप एंड तक सारी वीडियोस को देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार ICDS जो है वो लॉन्च किया था इन 1975 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू एड्रेस चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, सुन के ऐसे ही लग रहा होगा आपको। देन सेकंड ऑप्शन इज आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर ICDS डिलीवर 6 core services including supplementary nutrition and preschool education. Looks good. Then ICDS services are limited to children below 3 years of age. पढ़ के आपको लग रहा होगा शायद सब ठीक है। 50 साल कह रहे हैं इसको। ICDS प्रोग्राम एट 50। ये न्यूज है आपका। पॉज लीजिए, मार्क योर राइट आंसर। ओके, सो इसमें जो राइट आंसर आपका है दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट। थर्ड इनकरेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है। आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में व्हाई थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, एंड 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन में बताना आपको व्हाई थर्ड इज इनकरेक्ट।
Okay, on that note,